गुड इवनिंग। शार्प 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक बाकी लोगों का वेट कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सीतेश जी। गुड 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 इवनिंग इवनिंग सर। विवेक। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग वंस अगेन। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है और मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? प्लीज गुड इवनिंग कंफर्मेशन। सर। यस सर। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? थैंक यू बलराम जी। आज का जो यूनिट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड। ठीक है। अब जब इक्विपमेंट ये वर्ड आता है, ठीक है, तो इसमें मशीनरी भी इंक्लूडेड है, ये आप याद रखना। जब जब मैं यूनिट या फिर आगे इक्विपमेंट्स कहूंगा तो उसका मतलब इंक्लूडिंग मशीनरी है। ओके, तो ये याद रखना, इक्विपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म आ जाता है इसमें। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, जैसे कि सेफ्टी इन द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी, जो भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उस यूज करते वक्त क्या क्या आपको सेफ्टी लेना है उसमें। उसके बाद इक्विपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एंड चेकलिस्ट, जैसे कि हम टीपीआई वगैरह करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड वो है। इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एंड एप्लीकेबिलिटी, तो कहाँ कहाँ पर टीपीआई सर्टिफिकेशंस लगता है हमें, कौन वैलिड है उसको देने के लिए, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है उसका, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके। दूसरा है कि अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनके ड्राइवर का कॉम्पिटेंसी क्या होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट है, जैसे कि आप एक्सकेवेटर कह सकते हो, ठीक है, फॉक क्या बोलते हैं उसको, फोर्क लैंड है, और बहुत सारे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, डंपर वगैरह भी हो गया, डंप ट्रक्स हैं, तो उनको
ड्राइवर जो है, उनके जो ऑपरेटर हैं, उनका कंपिटेंसी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेलवे वैगन्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोटर ट्रक्स जो हैं, मटेरियल व्हीकल्स हैं, हजार्डस मटेरियल है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, जैसे कि फोर्कलिफ्ट हो गया, ठीक है, पैलेट ट्रक्स हो गया, या फिर पैलेट ट्रॉली है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिसे आप पावर टूल्स भी कह सकते हो। तो उसके बारे में भी यहाँ पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम। अब बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन, आप मुझे बताइए कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपके इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। बिफोर दैट क्षितेज जी, आपका क्या डाउट है, प्लीज बताओगे मुझे। सर जो आप बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना कि ये जो अपना स्कार्फ होल्डिंग का सर आईएस कोड है, उसके बारे में कुछ बताने के लिए बोले थे। थैंक यू, ठीक है, अच्छा वो याद दिलाया। अभी अ, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था। सर नहीं मिला अभी तक, तो सर नहीं मिला है, कुछ भी नहीं सर मिला है। अभी तक तो डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला, वो पीडीएफ इसके फोल्डिंग वाला सर। एक सेकंड। मैंने लातूर ब्रांच में तो डाल दिया है। एक सेकंड, नासिक ब्रांच में मैं डाल देता हूँ, ठीक है, रुकिए जरा। और अब भी डाल देता हूँ मैं ड्यूरिंग द क्लास। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। जैसे ही ग्रुप पर वो स्कैफोल्डिंग का पीडीएफ आएगा, मैं इंडिया स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सेफ्टी का जो पीडीएफ है उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे तो मैं ओपन भी करके दिखा सकता हूँ। क्या ये नहीं मिला है तो ये बताइएगा जरा मुझे। ये जो हमने नहीं मिला है सर। नहीं तो मिला ये है सर। नासिक, ये नहीं मिला है सर। हाँ, लातूर ब्रांच को ये मिला है, नासिक ब्रांच का बाकी है। तो ये आपको मैं शेयर कर देता हूँ, अभी शेयर किया है। एक बार जैसे व्हाट्सएप चेक करते रहिए, अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ मुझे इमिजिएटली बता दीजिए कि मिल गया है सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एक्चुअली एक समरी डॉक्यूमेंट है मिल गया इसमें। मिल गया ना, आगे ग्रुप पर। ओके, थैंक्स। मिल गया सर। यस सर। आगे, ओके। अभी हम इंडिया स्टैंडर्ड की बात करते हैं। अब इंडिया स्टैंडर्ड में आपको शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये कैसे डाउनलोड करना है, क्या कैसे वर्क करता है, आप सभी को पता है। ओके, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए, BIS का वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम इंडिया स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन से इंडिया स्टैंडर्ड है वो हम टाइटल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इंडिया स्टैंडर्ड 3696 पार्ट 1 की यहाँ पर बात हो रही है, 1987 में आया था। ओके, और अभी 2022 में इसका रीअफर्म हुआ है, मतलब कि अमेंडमेंट चेंजेस वगैरह इसमें हुए हैं। इस इंडिया स्टैंडर्ड का नाम है सेफ्टी कोड फॉर द स्कैफोल्ड्स एंड लैडर्स। जो हम लैडर्स और स्कैफोल्ड जो इस्तेमाल करते हैं उनका सेफ्टी कोड से रिलेटेड है, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरा एक US का एक डॉक्यूमेंट है, स्कैफोल्ड यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आप ये देखोगे, अगर आपको ओशा रिवाइज रेफर करना है तो आप ओशा भी रेफर कर सकते हो, इसमें भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। हालांकि ये मेरे पास पुराना वर्जन है, ठीक है। आप इसका नया भी डाउनलोड कर सकते हो ओशा की वेबसाइट पर जाके। ये अमेरिका का अपने यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए करना चाहो तो आप फिर रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, अब दूसरा इंडिया स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड है, IS 2750, 1964 में आया था ये,
ओके, रीअफर्म हुआ है 2021। इसमें दिया है स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग, जो स्टील के जो स्कैफोल्डिंग आते हैं तो उनमें जो जो टाइप्स है वगैरह वगैरह ये सब इसमें दिया गया है। ओके, दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड 4014 पार्ट 2 में क्या है कि स्टील ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस रीअफर्म 2023 में हुआ है, 10 साल पहले आया था। 4014 इंडियन स्टैंडर्ड नंबर पार्ट 1 में क्या है, कोड ऑफ प्रैक्टिस स्टील ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग, डेफिनेशन एंड मटेरियल है। पार्ट 2 में क्या है वो देख लेता हूं मैं आपको। पार्ट 2 में सेफ्टी प्रोविजंस है। आप यहाँ पर दिख रहे हो, ये नंबर सेम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे IS 4014, ठीक है, पार्ट 1 में क्या है कि सब डेफिनेशन है और मटेरियल है। तो पार्ट 2 में क्या है भाई, सेफ्टी प्रोविजन एंड फॉर स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रोविजन है वो पार्ट 2 में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है दोस्तों, तो वो है स्टील ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग की। ओके, नेक्स्ट, ये हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हो, और यहाँ पर इन्होंने जो जो इंडिया स्टैंडर्ड दिए हैं वो उसका PDF हम यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पार्ट 1 देखोगे सेफ्टी कोड फॉर स्कैफोल्डिंग, और दूसरा पार्ट 2 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 3696 पार्ट 2 बाकी है। ये देखिए पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 स्कैफोल्ड एंड लैडर कोड फॉर सेफ्टी, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। 2022 में अगेन ये हुआ था। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं। ठीक है, पाड़ एवं सीढ़ियाँ। ओके, बस इतना इंडियन स्टैंडर्ड है, आप ये बस रेफर कर लीजिए। अब थोड़ा सा नजर मार लेते हैं भाई क्या है सेफ्टी कोड फॉर स्कैफोल्डिंग लेडर के ऊपर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर इतना सारा जो लिटरेचर है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड है, अगर आप ये रेफर करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जनरली रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, एक्सेप्ट कि आपके कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको भी पता है कि सबसे पहले इसमें डेफिनेशन जनरली आता है, ओवरव्यू वगैरह आता है इसका कि क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, स्कोप टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखिए ये सब टर्मिनोलॉजीज है इसमें, जैसे कि बेस प्लेट यहाँ पर दिया गया है। ओके, लेजर किसको कहा जाता है, अपराइट, पुटलॉग, बियरर, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड, गार्ड रेल, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। लॉन्गिट्यूडिनल डायगोनल ब्रेसेस कनेक्टेड टू अपराइट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल स्कैफोल्ड, यहाँ पर दिख रहा है आपको। टिपिकल ये स्केच दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल टाइप स्कैफोल्ड। सिंगल टाइप क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल ही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड और अपराइट मतलब को जो वर्टिकल खड़ा जो पोल रहता है वो कितने हैं, एक है या दो है, तो उसके ऊपर इसका टाइप डिटरमाइन होता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग का डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं हम उस डॉक्यूमेंट में। ओके, इंडिविजुअल कंपोनेंट टाइप, ये जो है अगर आप बीच में देखोगे रिविल टाई, रिविल पिन, ये सब इसमें टाइंग के लिए है, सपोर्ट के लिए इसमें दिया जाता है। दूसरा है इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, उसका ये स्केच दिया है, टॉप बोर्ड से लेके ये सारा चीजें इसमें। ठीक है, सेफ्टी गाइडलाइन क्या है वो आगे हम देखेंगे। अब ये देखिए आउटरिगर स्कैफोल्ड, तो इस तरीके से आउटरिगर स्कैफोल्डिंग भी एक टाइप है। ओके, उसके बाद ट्रेस्टल, यहाँ पर देखिए घोड़ा, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में, इसे तो ट्रेस्टल कहा जाएगा या तो घोड़ा कहा जाएगा। शाल मीन अ सेल्फ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टिम्बर मेटल वर्क वर्किंग। जनरली इसे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर पेंटिंग वगैरह के इस काम में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर झूला भी है, बोट्समैन चेयर्स भी दिया गया है। ओके, और ये सारा इंफॉर्मेशन डेफिनेशन इसमें दिया गया है। टिम्बर, बल्लीज और बाम्बू स्कैफोल्डिंग। ठीक है, बाम्बू जनरल स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड लोगे टिम्बर टाइप वाला तो उसका लोड ये रहेगा, मेंटेन अ सेफ वर्कलोड ऑफ 150 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लीजिए उसमें डिटेल्स दिए गए हैं। हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड टिम्बर टाइप, स्टील पोल का नहीं, मेटल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, टिम्बर मतलब बाम्बू की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम कितना रहेगा, 300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो अब जितना एरिया आएगा उसमें
ये सारा सेफ वर्किंग लोड रहेगा आपका। सिंगल पोल स्कैफोल्डिंग इन बाम्बू, ये देखिए वर्टिकली, डिस्टेंस वगैरह ये सारा चीजें इसमें दिया गया है। मिनिमम सेंटर सपोर्ट ऑन लेजर। अब लेजर क्या है तो डेफिनेट डायग्राम में आप देख लीजिए, आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। सिंगल पोल स्कैफोल्ड रिकमेंडेड फॉर यूज इन ए बिल्डिंग अप टू 18 मीटर हाइट। तो जहां पर 18 मीटर जो हाइट है वहां पर आप सिंगल पोल स्कैफोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर फिर आपको इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें ये सारा डायमेंशंस वगैरह दिया है। ओके, मेजरमेंट्स तो लाइट ड्यूटी के लिए कितना, हेवी ड्यूटी के लिए कितना, सपोर्ट्स कितना का रहेगा 50/150, ये में दिया गया है। ब्रेसेस कितना रहेगा, ठीक है। बेस प्लेट, टो बोर्ड, टॉप रेलिंग वगैरह, इंटरमीडिएट रेलिंग मतलब के मिड रेल, ठीक है। तो उसका डायमेंशन हाइट वगैरह कितना रहेगा ये सब इसमें दिया गया है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स मस्ट मिसिंग करना, मतलब इंडिया स्टैंडर्ड जब आप रेफर करते हो, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, 33 पेजेस का ही है। कोई भी एक भी वर्ड आप मिस ना कीजिए। जैसे कि नोट 1 हम देख लेते हैं। द लेजर एंड ट्रांसम शुड बी स्टार्टेड नॉट बियॉन्ड 150 ऑफ द बेस और फाउंडेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। मतलब जो भी लेजर एंड ट्रांसम रहेगा, ठीक है, तो कब स्टार्ट करना है उसका इंस्टॉलेशन या फिटिंग, 150 मतलब 1.5 मीटर से पहले आपको करना है। आप बोलोगे कि नहीं नहीं, लेजर और ट्रांसम का हाइट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि मटेरियल कम लगेगा, नहीं, 1.5 मीटर पहले ही मैक्सिमम आप 1.5 मीटर हाइट ले सकते हो लेजर या ट्रांसम के लिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये फर्स्ट लेजर की बात हो रही है फाउंडेशन की, ठीक है। देन नॉट विथस्टैंडिंग द डायमेंशन रिकमेंडेड अबव, अल्टरनेट साइजेस स्पेसिंग में बी अडॉप्टेड। देखो, ये जो रिकमेंडेड जो डायमेंशन दिए गए हैं ऊपर, अल्टरनेट साइजेस एंड स्पेसिंग, मतलब आप अल्टरनेट साइजेस स्पेसिंग अडॉप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड द सेम हैज बीन डिजाइन और अप्रूव्ड बाय द क्वालिफाइड इंजीनियर। तो क्वालिफाइड इंजीनियर से वो अप्रूव्ड होना चाहिए। क्वालिफाइड इंजीनियर कौन रहेगा, आपके ही इसका जो भी स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर वगैरह है, तो उनसे आप अप्रूव करा सकते हो, लेकिन अल्टरनेट साइजेस के होंगे तो। ओवरलैपिंग ऑफ अ प्लैंक्स बोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड ऑन पुटलॉग बियरर ओनली। मतलब जहां पर भी प्लैंक्स या फिर बोर्ड ओवरलैपिंग होगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा, कहां पर अलाउड है, पुटलॉग और बियरर के ऊपर ही अलाउड है। इन केस इट इज डिजायर टू हैव प्लैंक्स एंड टू एंड विदाउट ओवरलैप, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ओवरलैपिंग ना हो या फिर प्लैंक की साइज बड़ी है, पुटलॉक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन। तो पुटलॉक कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करना है, हर एक 1 मीटर के ऊपर आपको, 1 मीटर के बाद एक पुटलॉक आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ ईच प्लैंक, ठीक है। नेक्स्ट नोट 4, तो नंबर 4 के नोट में क्या है, स्कैफोल्डिंग scaffold should be tie and brace as specified in the 4.2 of this code। अब 4.2 कहाँ पर है, मैं ऊपर जाता हूँ या फिर नीचे रहेगा 4.2, ये देखिए 4.2, ठीक है, ब्रेसिंग एंड टाइंग। तो इसमें 4.2 के हिसाब से जिस तरीके से टाई का डिस्टेंस स्टैंडर्ड दिया गया है, उस हिसाब से ही आप ब्रेसिंग एंड टाई को इंस्टॉल करोगे, फिट करोगे, ठीक है, उसके अलावा नहीं। तो नोट 4 या फिर आप कोई भी नोट्स ले लो इंडिया स्टैंडर्ड का, चाहे आप नेशनल बिल्डिंग कोड का भी ये कीजिए, रेफरेंस कीजिए, वहां पर नोट्स इंपॉर्टेंट है। टेबल के नीचे जनरली चार्ट के नीचे नोट्स दिए जाते हैं, तो वो रेफर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कोड 80 सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 50 एट टॉप विच इज ऑलवेज थिनेस्ट, द एल इज टू डी, रेशियो शुड नॉट एक्सीड 50 वेयर एल, तो एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड बिटवीन फुटलॉक, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद फिर डबल पोल स्कैफोल्डिंग के बारे में उन्होंने बताया है, सेफ्टी के बारे में क्या क्या करना चाहिए, ये आपको रेफर करना है, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को, ये जो भी है आपके यहाँ पर इस तरीके से फॉलो हो रहा है या इससे और ज्यादा हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जैसे कि हमें कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसम जैसे कि 1.5 होना चाहिए, तो हम सिर्फ 1.2 मीटर पर ही ले रहे, तो अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है कि आसपास स्टैंडर्ड 1.5 है और हम डिस्टेंस ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये आपको वेरीफाई करना है, बट बिफोर दैट आप सबसे पहले उस स्टैंडर्ड में जाके ये सारी चीजें वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हो डायगोनल फेस ब्रेसेस में डिस्टेंस 10 मीटर का होना चाहिए। ये डबल पोल स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ? और ब्रेसिंग टाई की बात हो रही है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से ब्रेसिंग एंड टाइंग होने चाहिए। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं, अगर आप ये वाला स्टैंडर्ड पढ़ोगे, उसके बाद 4014 करोगे, तो कुछ चीजें आपको ऐसा लगेगा कि ओवरलैपिंग हो रही है। तो दोनों में से जो बेटर आपको लगता है, जो ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसको आप अडॉप्ट कीजिए। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। अभी ये मैंने दूसरा पीडीएफ का स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया है, जैसे कि IS 4014 पार्ट 2, राइट। अब क्या है इसका नाम? पार्ट 2 में क्या हम देखने को मिलता है? स्टील ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग का कोड ऑफ प्रैक्टिस में सेफ्टी प्रोविजन फॉर स्कैफोल्डिंग। यस। इसमें एक और चीज आप पढ़ते रहिए जब आप डाउनलोड करके मैं ये करते हो। इसमें कौन से स्टैंडर्ड दिए गए हैं ये रेफरेंस के लिए यहाँ पर देखिए, नंबर 2। जनरली ये आपको डॉक्यूमेंट के पहले ही पेज पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इंडिया स्टैंडर्ड कौन कौन से रेफर किए गए हैं, रेफरेंस के लिए लिए गए हैं, मैं आपको ये भी फाइल में दिखाना चाहता हूँ। इसमें रेफरेंस दिया गया है क्या? सॉरी, लास्ट में देख लेता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये स्टैंडर्ड में दिया जाता है। ठीक है। तो वो भी एक बार देख लीजिए, या और कोई इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर वहां पर मेंशन किया गया है क्या? ये देखिए, जैसे कि IS 1161 का मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो हमारे काम के जो स्टैंडर्ड्स उसमें इन्वॉल्व है, तो वो भी आप रेफर कर लीजिए। ये सारा कुछ आई नो एक दिन में नहीं होगा, वीक्स में भी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर होगा। आप ऑलरेडी इनको फॉलो करते हो, आपके कंपनी ने स्टडी करके वहां पर पूरा स्ट्रक्चराइज करके दिया है। आपका काम यह है कि और कैसे बेहतरीन करें, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेफर करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये सारे इंडिया स्टैंडर्ड के रेफरेंस दिए गए हैं। अब इसमें हर एक इसमें सेफ्टी का कोई ये नहीं है कि सेफ्टी के बारे में दिया गया है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर किस तरीके से आप स्कैफोल्डिंग का मटेरियल होना चाहिए, उनका क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये बेयर मिनिमम आपको दिया जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? कोई भी स्टैंडर्ड या एक्ट का मतलब ये है कि भाई आपको एटलीस्ट इतना करना है, इससे बेहतरीन, इससे अच्छा और भी एक्सेस आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही होगा। तो ये गाइडलाइन दी जाती है, ये भी आप याद रखना। ओके। तो 4014 में पार्ट 1 में देख लेते हैं, कोई रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड दिए गए हैं क्या? स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया गया है क्या? तो यस, यहाँ पर ये देखिए 617 स्पेसिफिकेशन फॉर एल्यूमिनियम एलॉय इग्नॉट्स इनगॉट्स एंड कास्टिंग जनरल इंजीनियरिंग पर्पस। तो यहाँ पर अपने इसका कोई ये है नहीं। ठीक है। वो इंजीनियरिंग वालों का है। उसके बाद 1084 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर मनीला रोप्स। मनीला रोप्स हम इस्तेमाल करते हैं जनरली रिगिंग, लिफ्टिंग वगैरह, बहुत सारे एक्टिविटीज में मनीला रोप जनरली कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, तो ये कुछ नया चीजें भी आपको पता चल जाता है कि अरे हाँ, अच्छा, मनीला मनीला रोप का भी स्टैंडर्ड है क्या। तब पढ़िए, उसमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाती है। क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है, कोई भी आप कंपनी का मनी रोप जब आप परचेस करते हो, तो उस पर IS लिखा आपको मिलता है कि यस, इंडियन स्टैंडर्ड से कम। लेकिन कौन सा नंबर का रेफरेंस किया है, वो कभी कभी मिसिंग रहता है। तो आपको पता होना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, जब आप मनीला रोप के इस इंडिया स्टैंडर्ड का जब PDF ओपन करोगे ना, तो उसमें और भी आपको इंडिया स्टैंडर्ड नंबर्स मिलेंगे। तो इट्स अ वास्ट थिंग। ठीक है। तो आप जितना डीप डाइव करोगे, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन क्या सर, ये भी पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। ये किनके लिए जरूरी है? जो लोग मनीला रोप के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए जरूरी है। ठीक है। उसके बाद वो 1410 स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉर रोप हो गया। ठीक है। उसके बाद 1977 स्पेसिफिकेशन फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया स्टैंडर्ड के रेफरेंस दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं।
ताकि आपको पता चल सके। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। बाकी डिटेल्स आपको इसमें सब मिल जाता है। हमने यहाँ पर ये सेफ्टी के गाइडलाइंस है, जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये इंडिया स्टैंडर्ड 3696 है, इसका पार्ट 1 है। स्कैफोल्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल वर्क दैट कैन नॉट बी सेफली परफॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द सॉलिड कंस्ट्रक्शन। ऐसी जगह पर देना चाहिए, ऐसे हर जगह पर देना चाहिए जहां पर आप ग्राउंड लेवल से काम नहीं कर सकते, ठीक है। Every scaffolding and every part thereof, including support, shall be a good construction, suitable, sound material, and having adequate strength for the purpose for which it is used. अब ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि स्कैफोल्ड और उसका जो भी मटेरियल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे कंस्ट्रक्शन का, अच्छा बिल्ट होना चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि जो भी आपका पर्पज है फुलफिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद इट शैल बी प्रॉपरली मेंटेन, वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ एवरी स्कैफोल्ड शैल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो जहां पर उसका डिसमेंटलिंग हो या फिर इरेक्शन हो, स्कैफोल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, तब वहां पर सुपर वाइजर होना चाहिए और वो कंपिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए जिसको भाई स्कैफोल्डिंग का नॉलेज हो। बोर्ड प्लैंक्स यूज फॉर द प्लेटफॉर्म गैंगवेज एंड रन शैल बी यूनिफॉर्म थिकनेस। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी आप प्लैंक्स या बोर्ड्स इस्तेमाल करो, ठीक है, गैंगवे में या रनिंग के लिए, तो थिकनेस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पर टेबल 2 भी उन्होंने देखने को बोला है। अब हम टेबल 2 की तरफ मुड़ते हैं, फिर अगेन उस नोट पर आएंगे। अब ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। डबल पोल टाइड स्कैफोल्डिंग रिकमेंडेड फॉर द यूज ऑन द बिल्डिंग अप टू 18 मीटर हाइट्स ओनली, ठीक है। तो डबल पोल स्कैफोल्डिंग, यहाँ पर आपको टो बोर्ड यहाँ पर देखिए देखने को मिलता है। इसका नोट्स भी आप एक बार पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहता है, आपको हर एक चीज यहाँ पर रेफरेंस के लिए मिल जाएंगी। हाँ, ये देखिए, अभी ये जो फिगर है ट्रांसफॉर्स ब्रेसिंग फॉर डबल पोल स्कैफोल्डिंग, देखिए ट्रांसफॉर्स ब्रेसिंग एट ईच एंड 15 मीटर along the length, टाई लेवल 6 लिफ्ट मैक्स। ये देखिए किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए। ये देखिए, टाई हो गया, टाई थ्रू ओपनिंग। ये वॉल है, वॉल में हमने फॉर्म कर दिया है, क्लैंप लगा के सपोर्ट दिया है, स्कैफोल्ड फिक्स टू फॉर्म टाइज, ठीक है। टाई अराउंड द कॉलम, कॉलम के अगल बगल हमने टाई फिक्स किया है ताकि सपोर्ट के लिए। तो ये सारा चीज़ें हैं। फिक्सिंग टाई, टाइज के भी बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए हॉरिजॉन्टल वगैरह, 6 मीटर के लिए, 12 मीटर के लिए, 18 मीटर हाइट के स्कैफोल्डिंग के लिए। तो वर्टिकल स्पेसिंग देखिए 4 मीटर का होना चाहिए। तो ये सारा इसमें दिया गया है। नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। बिफोर रिमूविंग एनी टाई टू द फिक्स विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम में जनरली हम टाइंग वगैरह करते हैं सपोर्ट के लिए। अनदर टाई शुड बी फिक्स सो दैट द टाई स्पेसिंग स्पेसिफाइड अबव डज नॉट एक्सीड और अल्टरनेटिवली प्लेन ब्रेसिंग और हील एंड टो ब्रेसिंग शैल बी प्रोवाइडेड। तो ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें इन डेप्थ दिया जाता है, जैसे कि टाइड स्टैंडर्ड, ये देखिए प्लेन ब्रेसिंग, विंडो के बीच में हम टाइंग करते हैं, ठीक है। टेबल जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट की तरफ मुड़ते हैं। ये देखिए, ये थूमो नॉट्स हैं, नॉट्स के टाइप भी दिए गए उन्होंने। फिगर ऑफ 8, ये तो हम जनरली कॉमनली पढ़ते हैं। रीफ नॉट हो गया, लो हिच, ठीक है, लो हिच सॉरी, जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट। टेबल 2 हमने देख लिया, क्लोजली लेड एंड सिक्योरली फास्टन इन प्लेस, यस। Next, 9.2. The erection, alteration, and removal should be done only under the supervision of men who are thoroughly experienced in this work. Supervisor experience होना चाहिए. The use of barrel, box, loose, tile blocks, or other unsuitable object as support for the working platform shall not be permitted. भाई इसके सपोर्ट के लिए कोई भी बैरल नहीं चलेगा, बॉक्स नहीं चलेगा, लूज टाइल वगैरह ब्लॉक नहीं चलेगा, कोई भी अनसुटेबल ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर्म होना चाहिए
परमानेंट स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए वो। एवरी स्कैफोल्ड शैल बी सिक्योरली सपोर्टेड और सस्पेंडेड, और सस्पेंडेड मतलब यहाँ पर सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, एंड शैल वेयर नेसेसरी बी सफिशिएंटली एंड प्रॉपरली स्ट्रटेड और ब्रेस टू इंश्योर स्टेबिलिटी। द यूज ऑफ क्रॉस ब्रेसेस और फ्रेमवर्क एज अ मीन्स ऑफ एक्सेस टू द वर्किंग सरफेस शैल नॉट बी परमिटेड। मतलब क्या है, जो भी क्रॉस ब्रेसिंग है या फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो चढ़ने के लिए या उतरने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा वर्किंग। तो वहां पर लैडर ही लगेगा, या फिर आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का पार्ट एक्सेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। क्रॉस ब्रेसिंग से चढ़ना उतरना अलाउड नहीं रहेगा एज पर स्टैंडर्ड। कहाँ लिखा है? 9.4 पढ़िए, इंडियन स्टैंडर्ड 3696, हो गया काम आपका। तो ये इन डेप्थ अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं दोस्तों, सोचिए तो भी इतने चीजें पता चली हैं, जैसे कि नॉट हो गया, ये सारी चीजें, अदर स्टैंडर्ड के नंबर पता चले हैं, जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वो हमें पता चली है। जब ये सारा इंफॉर्मेशन हम क्लब करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो और भी बेहतरीन होगा। और ऑलरेडी मैंने जो ये पीडीएफ शेयर किया है उसमें ये स्टडी करके ही कंपाइल करके दिया है, इसमें सारा चीजें हैं। बात है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, क्या आपको समझ आ रहा है ये हम जो ओवरव्यू कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, और आपके कोई क्वेश्चन है? प्लीज आप बताइए, समझ आ रहा है ना ये जो डॉक्यूमेंट हम रिव्यू कर रहे हैं, यस और नो? किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। सर अभी जो लेडर और ये बोल रहे हैं क्रॉस ब्रेसिंग का, अभी हम लोग बीच में अगर इसका फोल्डिंग बन रहा है तो हम लोग उसमें टी पाइप अब यूज कर रहे हैं, जो पहले क्लैंप यूज होता था। हम्म। और दूसरा, जो इसका फोल्डर पहले पाइप से खड़ा होकर काम करता था, अभी हम लोग वहाँ सिक्योर गार्ड डाल रहे हैं। एक हर की पर एक ये जहाँ रंस होता है हम्म। वहाँ रना ये रीना पे वहाँ जाली डाल के उसको सिक्योर करके हमारी कंपनी काम करा रही है कि कोई हम्म। भी इसका फोल्डर पाइप पे खड़ा होकर काम नहीं करेगा। बराबर। तो ये कहीं कुछ स्टैंडर्ड में आया भी है या ऐसे अपना से कंपनी करा रही देखिए है? बलिराम जी, वहां पर जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट में आप अगर देखोगे तो उसका आंसर भी दिया गया है। आप ये जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट दिया गया है उसमें आप आपके साइट के कंडीशन के हिसाब से अल्टरेशन कर सकते हो, लेकिन जो भी आपका इंजीनियर है उससे वहां पर अप्रूवल होना चाहिए, मतलब ये आपके एसओपी में होना चाहिए। और ये जो इंडिया स्टैंडर्ड है ये गाइडलाइन है, इट्स नॉट अ एक्ट। तो ये कोई कानून नहीं है, ये गाइडलाइन है कि भैया आपको गवर्नमेंट बता रही है कि इस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आप उससे बेहतर या आप उसमें मॉडिफिकेशन अल्टरेशन करा सकते हो, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड सेट है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप प्रोसेस करा रहे हो, एसओपीज है, ठीक है, चाहे इरेक्शन के वक्त हो, अल्टरेशन के वक्त हो, ठीक है, तो वो आपके साइट इंजीनियर का अप्रूवल उसमें होना चाहिए ऑन पेपर। उसके बाद आप करा सकते, जैसे कि एसओपी पे उनकी सही रहती है, तो एसओपी में अगर वो है तो यस इट इज अलाउड। और हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे जो एक्ट्स है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारी के सारी चीजें, सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे अल्टरेशंस, मेथडोलॉजीज, एडवांसमेंट उसमें हो, ठीक है। और इसीलिए आप देखते हो कि जो भी ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये पब्लिकेशंस हैं, एक्ट्स हैं, जरूरत पड़ने के बाद उस पर स्टडी की जाती है, डिस्कस की जाता है, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस होते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन में और भी देरी हो जाती है, और तब तक एक्चुअल में हमारे साइट पर इम्प्लीमेंटेशन हो भी चुका रहता है। कभी कभी ये सजेशन हमारे साइट इंजीनियर कंपनी या एसोसिएशन ही गवर्नमेंट को देती है कि सर ये आउटडेट हो गया है, अभी हमें निकालना चाहिए, हमें कुछ नया इसमें जोड़ना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो कभी कभी इसके अमेंडमेंट में देरी भी हो जाती है। अगर आप देखोगे कि आपके साइट का करंट प्रैक्टिस जो चल रहा है, क्या वो इंडिया स्टैंडर्ड में फाइंड आउट होगा क्या? तो उसमें चांसेस कम है। यहाँ पर हमें रोप के टाइप सिखाए जा रहे हैं, ऑलरेडी हम कपलर के इसमें मूव हो चुके हैं। आई होप बलिराम जी शायद आपको सीनियर समझ आ रहा होगा मुझे क्या कहना है आपको।
इज इट क्लियर? तो इट्स नॉट ओके सर, नेसेसरी कि क्लियर। उसमें प्रेजेंट हो, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। अगर वो इंजीनियर वहां पर परमिशन दे रहा है, उससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, तो यस इट इज अलाउड, इट कैन बी फॉलोड। रादर वहां पर आपके डॉक्यूमेंट पर, एसओपी में या कहीं पर किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका जिक्र होना चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट पर उनकी ऑथराइजेशन सिग्नेचर कुछ तो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा स्टील स्कैफोल्डिंग के बारे में ही बताया जाएगा। ठीक है, फिटिंग्स हो गया, बोल्ट्स, नट्स, वटेवर। ये देखिए, लोड, सपोर्ट टू कपलर। तो जनरली जो लोग स्कैफोल्डिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो जनरली इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये स्टैंडर्ड वगैरह है वो इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। इंडस स्टैंडर्ड 4014 सेफ्टी प्रोविजन फॉर स्कैफोल्डिंग, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये तो लेट आया है। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 2030 में आया है, और 2023 में इसका अमेंडमेंट मतलब चेंजेस हुआ है इसमें। स्कैफोल्डिंग शैल बी डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद IS 2750। IS 2750 के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका डिजाइन होना चाहिए। अब IS 2750 कहाँ पर है भैया, ये देखो IS 2750 यहाँ पर है। ठीक है, और IS 14687। IS 14687 किसके लिए है, किस हिसाब से है? फॉल्स वर्क फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ये देखिए, फॉल्स वर्क फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, तो इसमें भी सारी गाइडलाइन दी गई है। ओके, अब इस हिसाब से होने चाहिए। एंड द डिजाइन शैल इंक्लूड द यूज ऑफ जॉइनिंग पेन्स, क्लैम्प्स और अदर एक्सेसरीज रिक्वायर्ड। ठीक है, सुपरविजन ऑफ अ वर्क एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। नो scaffold shall be erected or be substantially added to or altered, dismantled except under immediate supervision of a competent person, and that is a qualified and authorized engineer, and as far as possible by competent workman possessing adequate experience of such a work। तो इतना कॉम्प्रहेंसिव इसमें दिया गया है। पहले इसमें क्या दिया गया था कि बस वो क्वालिफाइड इंजीनियर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए कि वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए और उसके एक्सपीरियंस भी उसमें होना चाहिए। ऑल मटेरियल फॉर एनी स्कैफोल्ड शैल बी इंस्पेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन ईच ओकेजन बिफोर यूजिंग। तो यूज करने से पहले भाई कॉम्पिटेंट पर्सन हमारा क्या करेगा, चेक करेगा। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब ये नहीं कि वो टीपीआई वाला होगा। कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु पजेस द एक्सपीरियंस इन स्कैफोल्डिंग इरेक्शन। ठीक है, मेंटेनेंस, ऑल स्कैफोल्ड शैल बी प्रॉपर्ली मेंटेन। ठीक है, ये तो पता ही है हमें, जनरलाइज स्टेटमेंट है। अब scaffold install shall be safe distance from the electrical lines in accordance with the Electrical Act 2003 rules regulation frame there under। देखिए, scaffolding जब आप किसी भी पावर लाइन के नीचे या पास में जब आप इरेक्ट करते हो, तो इनका जो डिस्टेंस क्राइटेरिया है एज पर द पावर सप्लाई, कितना वोल्ट के कितना डिस्टेंस रहेगा, तो वो देख लीजिएगा। और CEA के जो गाइडलाइंस है उसमें भी यहाँ पर ये टेबल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इंस्पेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन कब करना चाहिए? ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द स्टैंडर्ड द स्कैफोल्ड शैल बी इंस्पेक्टेड बाय क्वालिफाइड एंड ऑथराइज्ड इंजीनियर इमीडिएटली आफ्टर इरेक्शन। ये देखिए, इमीडिएटली जैसे इरेक्शन कंप्लीट होगा आप कीजिए। दूसरा, बिफोर एवरी यूज के पहले, एंड एट रेगुलर पीरियड, एंड वेर एवर there is any adverse climatic occurrence such as weather condition likely to have affected or displaced any part। मतलब कहाँ पर भी अगर कोई क्लाइमेट का इम्पैक्ट हुआ है, जैसे कि आंधी तूफान हो गया, या अर्थक्वेक हो गया, थोड़ा सा आप समझ रहे हो, तो बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, तो उसके केस में आपको यहाँ पर रेगुलरली या बिफोर यूज आपको स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन करना है। रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट of such an inspection certifying that the scaffolding suitable for use signed by the person making the inspection shall be entered into register to be kept at work site। ये देखिए, इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई जब जब इंस्पेक्शन होगा, जो जो आदमी करेगा उसका डेट, टाइमिंग, फाइंडिंग्स, रिमार्क, ये सारा एक रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शैल नॉट रिक्वायर्ड अ स्कैफोल्ड टू बी इंस्पेक्टेड बाय रीजन ओनली दैट इट हैज बीन एडेड टू, अल्टर्ड और पार्टली डिसमेंटल। ठीक है, उसके बाद द रिक्वायरमेंट ऑफ 7 पॉइंट शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ स्कैफोल्डिंग नो पार्ट ऑफ विच हैज बीन इरेक्टेड फॉर मोर देन 7 days
एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग 7 डे का क्राइटेरिया आप समझ गए ना, क्यों 7 डे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड शैल नॉट अप्लाई टू अ लैडर स्कैफोल्ड, ट्रेस्टल स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड नो पार्ट ऑफ विच पर्सन इज लायबल टू फॉल मोर देन 2 मीटर, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पर्सन गिरता है छोटा सा स्कैफोल्ड है छोटे से हाइट के लिए, और अगर वो गिरा तो 2 मीटर से ज्यादा नीचे फॉल नहीं होगा, तो उस केस में ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ये याद रखना। ओके। स्कैफोल्ड यूज बाय वर्कमैन ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो एक से ज्यादा कंपनी के लोग काम करें तो उसमें ये क्राइटेरिया है। सपोर्ट स्टेबिलिटी स्कैफोल्डिंग का ये क्राइटेरिया भाई, ठीक है। उसके बाद कैंटिलीवर, जीप, फिगर, ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग, ये सब है। ट्रेस्टल स्कैफोल्ड का ये है। तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा। 11 पेजेस का ही पीडीएफ है, आप देख लीजिए। गार्डरेल, टो बोर्ड, डिस्टेंस भी दिया जाता है हर जगह पर। तो कहाँ पर दिया गया है, छोटी छोटी चीजें आप पूरा पढ़िए, क्योंकि इतना हम अगर रेफर करते बैठेंगे तो सच में टाइम नहीं रहेगा। टाइटल पढ़ लेते हैं। प्लेटफॉर्म, गैंगवे एक्सेट्रा टू बी अनऑब्स्ट्रक्टेड टू अफोर्ड सेफ फुटहोल्ड, तो गैंगवे उसमें कुछ रखना नहीं है। स्कैफोल्ड नॉट टू बी ओवरलोडेड, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। Avoidance of a shock on scaffolding, when any material is transferred or onto the scaffold, it shall be moved or deposited without imposing any violent shock. Shock का मतलब होता है कि भाई कोई झटका नहीं बैठना चाहिए स्कैफोल्ड को हर बार जब आप मटेरियल ट्रांसफर करते हो, रिसीव करते हो या शिफ्ट करते हो। पोपट जी, कोई क्वेश्चन है आपका? रेज हैंड किया है। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, अभी आपने मतलब बता ही दिया, इंस्पेक्शन के बारे में ही था मेरा सर। और इंस्पेक्शन कितने बार होता है क्या सर? आप वो 7 डेज क्या बोल रहे थे सर? वो थोड़ा मैं समझा नहीं। 7 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो क्राइटेरिया। एक सेकंड, आप एक बार पढ़ लीजिए। The requirement of a 7.1A and 7.1B, अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर लिखे हैं? यहाँ पर ये देखिए, 7.1A and B, immediately after erection, before every use, ठीक है। shall not apply in the case of, ये जो दो क्राइटेरिया है ऐसे स्कैफोल्ड पर अप्लाई नहीं होंगे which has been erected for more than 7 days and the requirement of a reporting of the results C 7.1 shall not apply to the ladder scaffold। जो ladder scaffold है इस पर ये क्राइटेरिया जो 7.1 का है, 7.B का है, ये अप्लाई नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब 7 दिनों के बाद, ठीक है, अगर which no part of which has been erected for more than 7 days, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स शैल नॉट अप्लाई टू द लैडर स्कैफोल्ड। तो लैडर स्कैफोल्ड के केस में क्या है कि आपको रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है, रिपोर्टिंग है, ये जरूरी नहीं है। ट्रेसल स्कैफोल्ड और स्कैफोल्ड फ्रॉम नो पार्ट, मतलब ट्रेसल स्कैफोल्ड का आपको ये नहीं करना है, लैडर स्कैफोल्ड का आपको ये नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा, ऐसा स्कैफोल्ड जिससे अगर आदमी गिरता है तो 2 मीटर से ज्यादा नीचे फॉल नहीं होगा, ठीक है। मतलब 2 मीटर हाइट पर ही काम करना है मुझे, स्कैफोल्डिंग के साथ है लेकिन 2 मीटर हाइट पर ही काम करना है मुझे, तो उस केस में आपको इंस्पेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर? यस सर, यस सर। थोड़ा ये बताएंगे क्या, थोड़ा मोबाइल स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड सर, थोड़ा सा आइडिया। मोबाइल स्कैफोल्डिंग, जिसे आप रोलिंग हाँ सर। स्कैफोल्डिंग भी कहते हो। 1 मिनट इसमें है क्या देख लेता हूँ मैं। मोबाइल हाँ सर। स्कैफोल्ड, यस, ओके। मोबाइल स्कैफोल्ड, रोलिंग स्कैफोल्ड हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा और बेसिक बताया था, मैं फोटो दिखा के। अभी हम सेफ्टी प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं। एनी मोबाइल स्कैफोल्ड विच मे बी मूव्ड ऑन द व्हील्स और स्किड शाल अनलेस इट इज सस्पेंडेड और स्लंग स्कैफोल्ड शाल बी कंस्ट्रक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए, एंड इफ नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी एडिक्वेटली वेटेड एट द बेस, बेस पर आप वजन भी ऐड कर सकते हो। यूज्ड ओनली ऑन अ फर्म एंड इवन सरफेस, जो भी मोबाइल स्कैफोल्डिंग है वो फॉर्म और इवन जो लेवल होता है वैसे ही सरफेस पर यूज करना है। नॉट सो स्लोपिंग एज टू इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी, मतलब स्लोप पर उसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वहां पर इंस्टेबिलिटी का रिस्क है और एनी लोड देयर ऑन। तो ये
याद रखना। नेक्स्ट, एडिक्वेटली सिक्योर टू प्रिवेंट मूवमेंट व्हेन एनी पर्सन इज वर्किंग अपॉन इट, मतलब आप जो रोलर है उसको लॉक कर देते हो, एडिक्वेटली आप सिक्योर करते हो, टू प्रिवेंट मूवमेंट मतलब वो हिलना नहीं चाहिए जब कोई भी आदमी ऊपर गया है। एंड मूव्ड ओनली बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट और नियर द बेस विदाउट ओवर टर्निंग, मतलब आपको कहाँ पर फोर्स लगाना है मूवमेंट के लिए, नीचे जहां पर रोलर है वहां से ही आपको ढकेलना है उसको या पुश करना है। अगर आप ऊपर से उसको फोर्स दोगे तो वो ओवर टर्निंग हो जाएगा, गिर जाएगा वो। तो ये इसमें दिया गया है। अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दिस में भी सेटअप इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड और मोबाइल स्कैफोल्ड। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, व्हेन द वर्क इज डन अबोव एन ओपन स्पेस एट अ हाइट मोर देन 5 मीटर, catching scaffold or safety net shall be set up to protect those working on floors or roofs against the falling down and so to stop building material and tools from falling. Depend on the condition, this may be set up as इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड, सस्पेंडर स्कैफोल्ड और मोबाइल स्कैफोल्ड। मतलब आपको सेफ्टी नेट वहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर ओपन स्पेस हाइट 5 मीटर से ज्यादा है, तो ऐसी जगह पर काम हो रहा है तो उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, फर्दर दिस में बी बिल्ट अप बाय लेइंग स्कैफोल्ड बोर्ड्स ऑन बीम्स और राफ्टर्स और द स्ट्रक्चर अंडर द कंस्ट्रक्शन और बाय अटैचिंग द बोर्ड टू रूफ ट्रसेस, क्रेन रेल्स और सिमिलर स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है, यूज ऑफ करंट टर्मिनोलॉजी ये नोट्स में है। ठीक है, ये नोट्स में है। यूज ऑफ अ करंट टर्मिनोलॉजी सच एज सेफ्टी नेट इन प्लेस ऑफ कैचिंग नेट्स, मतलब पहले वो कैचिंग नेट ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते थे, अभी सेफ्टी नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल स्कैफोल्ड इन प्लेस ऑफ अ ट्रैवलिंग स्कैफोल्ड, मतलब पूरा नाम क्या था उसका, ट्रैवलिंग स्कैफोल्ड था, एटसेट्रा हैव बीन मेड। तो वो ये कह रहे हैं हमें कि इनके नाम चेंजेस कर दिए गए हैं। तो गाइस दिस इज इट। अगर आप देखोगे सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स में है, सारा कुछ इंडियन स्टैंडर्ड में है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा मोबाइल स्कैफोल्डिंग के बारे में। जब आप किसी भी मोबाइल स्कैफोल्डिंग परचेज करते हो, आपके साइट पर आके ओईएम इंस्टॉल करता है, तो मैनुअल जरूर लेना उसका। मैनुअल में बहुत सारे ड्राइंग, सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, आप में से किसी के पास स्कैफोल्डिंग का मैनुअल वगैरह है या किसी ने पढ़ा है या उसके साइट पर है एटलीस्ट, कोई है क्या आप में से? रोलिंग स्कैफोल्डिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग जनरली उसका मैनुअल्स वगैरह देते हैं वो, ओईएम देता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है वो इंस्टॉल करने वाली कंपनी आपको मैनुअल देती है, वो डॉक्यूमेंट देती है वो पूरा। उसमें मेंटेनेंस, पार्ट का डिटेल, स्पेसिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड, सब 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 आपको मिल जाता है। लाइटनिंग, लाइटिंग ऑफ वर्किंग प्लेसेस, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्कैफोल्ड एंड ट्रैफिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग मटेरियल एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर फ्रॉम फॉलिंग डाउन, तो ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी ये कमिटी में कौन कौन था ये सब इसमें दिया गया है, जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है, वो कमिटी कौन से कंपनी के थे, उनका नाम क्या था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थे, ये सब इसमें दिया गया है। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है। में सब डेफिनेशन वगैरह दिया गया है। कैस्टर, कैस्टर व्हील जनरली इस्तेमाल किया जाता है। स्विवलिंग व्हील अटैच टू द लोअर एंड ऑफ अ ट्यूबुलर कॉलम पर्पस ऑफ मूविंग और स्कैफोल्डिंग, सपोर्टिंग स्कैफोल्डिंग। ठीक, जब आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे तब आपको सारा चीजें समझ आ जाएगा। ये सारा चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि नहीं, अपने काम का जितना है, अपने साइट पर जो जो चलता है वो आप ध्यान रखिए, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान रखिए। हाँ, जनरली लोग जो ईएचएस प्रोफेशनल है वो इन डॉक्यूमेंट को क्यों रेफर करते हैं, क्योंकि उनको कुछ सजेस्ट करना रहता है, मॉडिफिकेशंस रहता है, कुछ चेंजेस करना रहता है। ठीक है, तो वो ढूंढते हैं कि यार मैं मेरे एम्प्लॉयर को या सीनियर्स को रेफरेंस कहाँ से दूँ, किसी इंडिया स्टैंडर्ड में लिखा है क्या सर, किसी एक्ट में लिखा है क्या, ताकि मैं उसको मेल में या जब एक्सप्लेन करूँ, प्रेजेंटेशन दूँ, तब उसमें ऐड करूँ तो और भी वेटेज आएगा जब इंडिया स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया जाता है। क्या ये सही है क्या? तो इसलिए एचएस वाले एक्ट या स्टैंडर्ड में रेफरेंस ढूंढते हैं क्या? प्लीज आप आपका ओपिनियन दीजिए।
यस सर। ओके। ओके शानवाज जी, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है कि क्या? जी सर, अभी जैसे मेरे लास्ट टाइम साइट पे हम्म। ऐसा चल रहा था कि जो अपना ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर ऐसा ही चल रहा था, तो वो काफी फिर फायर एक्सटिंग्विशर पे चला कि मतलब कि वो बोल रहे थे कि मतलब जो मेरा क्लाइंट था वो बोल रहे थे कि एक साल में आपको चेंज ही करना पड़ेगा फायर एक्सटिंग्विशर। तो फिर उस पे काफी दिन मेल वगैरह हुआ। फिर मेरे हाँ। सीनियर लोगों ने पे रेफरेंस दिया कि अलग अलग टाइप के, लगभग एबीसी का 5 ईयर 5 ईयर है, और हम्म। CO2 का भी है। तो इसी की रेफरेंस से बहुत हेल्प मिली थी। ओके, तो क्या उन्होंने एग्री किया? एबीसी का 3 ईयर है जनरली और सीओटी को 5 ईयर्स है। हाँ 3 ईयर। हाँ हाँ, CO2 5 ईयर। तो सीओटी उसको 5। फिर एग्री कर, हाँ जी, जब रेफरेंस दिया तो फिर उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा सर। गुड। तो मेरे एक कंपनी है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी एमएनसी ग्रुप है। तो जनरली हम, वो हमारे क्लाइंट है एक्चुअली कंपनी के। तो वहाँ पर उनका जो फायर सेफ्टी के हेड है, इंडिया हेड, तो वो वीक में एक दो बार तो मुझे कांटेक्ट करते ही करते हैं कि प्रतीक सर ये इसका रेफरेंस दीजिए। जनरली फायर के रेफरेंस ही मांगते हैं वो, एनबीसी और फायर एक्ट के हिसाब से, और अलग अलग स्टेट में उनके साइट्स है। ठीक है, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी बिल्डिंग मैनेजमेंट वो प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक चीज़ का वो स्टैंडर्ड या एक्ट से रेफरेंस मांगते हैं, ताकि जो भी ओनर है या साइट वाले हैं उनको रेफरेंस दे सके, उनका वो पॉइंट प्रूव कर सकें। तो इट इज़ गुड प्रैक्टिस, जब आप एक आधा कोई पॉइंट ढूंढते हो तो ये सही भी रहता है कि जब आप एक्ट और स्टैंडर्ड का रेफरेंस दोगे तो और भी उसमें बेटे जाएगा। लेकिन मैंने उनको कहा कि देखो, आप अगर हर चीज़ इंडियन स्टैंडर्ड में ही देखने जाओगे या फिर एक्ट में, तो शायद वो नहीं मिल पाएगी। शायद देर आर सम चांसेस कि 5-10% ऐसी चीज भी है जो कि उसमें रिटर्न नहीं रहेगी, क्योंकि जो एक्ट ड्राफ्ट करते हैं, स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाए। एक दो एलिमेंट, एक दो पॉइंट छूट ही जाते हैं, क्योंकि वो भी इतना इमेजिनेशन नहीं कर सकते, उतना प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो कभी कभी हम उस स्टैंडर्ड में ना कोई जनरल स्टेटमेंट आप पकड़ लीजिए। जनरल स्टेटमेंट मतलब क्या? कि जैसे कि हर एक स्कैफोल्ड के स्टैंडर्ड में एक स्टेटमेंट दिया गया, देखो, कि जो भी मटेरियल है वो साउंड क्वालिटी का होना चाहिए, गुड कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, बराबर के नहीं? तो वो पॉइंट रेफरेंस के लिए दे दीजिए उनको। ठीक है, वो जब रीड करेंगे तब करेंगे, लेकिन हर एक चीज उसमें दी गई होगी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कीजिए, कोई भी एक्ट हो, स्टैंडर्ड हो, उसमें से एक जनरलाइज स्टेटमेंट पकड़ लीजिए उसके रेफरेंस वाला, और वो भी आप रेफरेंस के लिए दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एक स्पेसिफिक ही दो, जनरलाइज पॉइंट्स भी चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, और जब आप स्टैंडर्ड वगैरह रेफरेंस करते हो, एक्ट रेफर करते हो, बहुत नई चीजें आपको पता चलती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यस। अभी हर एक साइट का मैं अभी इंस्पेक्शन का साइकिल पूछता हूँ, तो जनरली 7 डेज में वो इंस्पेक्शन कराते हैं। ठीक है, कि हर 7 डेज में इंस्पेक्शन कराते हैं। और आपको ये भी प्रैक्टिस पता चल गई है कि इलेक्शन के बाद इमीडिएटली होना चाहिए, वेदर कंडीशन एडवर्स होगी तो भी वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन करा के फिर उनको अलाउड करना चाहिए। अब उसका रजिस्टर भी मेंटेन होना चाहिए। कौन से ऐसे साइट है जिन पर यह रजिस्टर मेंटेन है, प्लीज बताइए मुझे, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन का, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, प्लीज बताइएगा मुझे। किसी के साइट पर ऐसा मेंटेन है क्या? यस सर, अब मैं लास्ट लास्ट साइट थी तो हम लोग एवरी 7 डेज इसका होल्डिंग रजिस्टर था, उसको हाँ, मतलब एक ओके। और कोई जिनके साइट पर रजिस्टर मेंटेन है, मैं ये देखना चाहता हूँ, या मुझे ये जानना है कि उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है। राकेश जी, एक्चुअली बलिराम जी, विनय जी, क्या आपके यस साइट सर। पर हाँ यस या सर, मेंटेन? हमारे साइट पे भी, मेरे साइट ओके। पे भी अपडेटेड रहता है सर। ओके, तो आप मुझे बताओगे कि कौन, या फिर क्लास के साथ शेयर करोगे कि कौन कौन सा बात। इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन रहता है?
एक्चुअली उसमें कंटेंट जो सर रहता है उसमें सर, सर डेट का रहता है। एक सेकंड मोहम्मद जी, आप बोलोगे? हाँ सर। हाँ। तो उसमें क्या डेट का कंटेंट रहता है, डेट कौन सा डेट में हमने किया है, और ओके। हमारा लोकेशन क्या है, और गुड। लोकेशन में ग्रिड वाइज क्या है, हाँ और हाँ, हाइट हाइट क्या है उसका। बराबर। ओके। और जो है कौन कॉम्पिटेंट पर्सन है वो, मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन जो साइन कर रहा है वो उसका नाम रहेगा, और बराबर। किसके वाचिंग में वो सुपरविजन हो रहा है हम्म। वो भी है। और देन मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो अप्रूव करता है वो हाँ। कौन देख रहा है, जो हमारा क्लाइंट है उसका भी रहता है सर। गुड। तो ये तो सब सारे कंटेंट रहते हैं सर। गुड, अभी मुझे ये बताइए कि और डेट, हाँ हाँ, बोलिए। डेट रहता है, डेट जैसे कौन से डेट में, जैसे मतलब 1 वीक का डेट जो है वो 1 वीक डेट मेंशन करता है कि मतलब अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई वो कौन से ग्रेड में 1 वीक जो है ओवर हो गया है, वैलिड हो गया है, उसके लिए वो डेट भी मेंशन करता है। थैंक यू। अभी आप मुझे स्कैफोल्डिंग का जो इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो उसमें जो इंजीनियर रहता है, जो इंस्पेक्टर है, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर, वो कौन रहता है और उसका क्या पैरामीटर्स आप देखते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में? एक्चुअली सर वो इसके फोल्डिंग का कोर्स करके रखा है, और स्टार्टिंग से वो सुपरविजन, जैसे हमारा इसके फोल्डर का पहले वो सुपरवाइजर रहता है सर। तो उसमें बराबर। क्या उसको थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा रहता है, हाँ और हाँ, उसको तो ही स्कैफ कॉम्पिटेंट ओके पर्सन ओके। ही रहता है सर, कोई दूसरा अदर नहीं रहता। नहीं एक्सपीरियंस भी नहीं, कॉम्पिटेंट नहीं। पर्सन ही रहेगा, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन या एजुकेशन आप क्या क्या देखते हो? जैसे कि आपने कहा कि उसका स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन का कोर्स होता है, राइट? हाँ हाँ तो हाँ। वो कोर्सेज कौन प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो डी ऑथराइज्ड है वो। नहीं नहीं सर, ऑर्गेनाइज हाँ। ये प्रोवाइड नहीं करती है, एक्चुअली उसको ही करके आना है। तो उसको ही वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन हाँ, जो वैलिडेटेड रहेगा पर्सन सर, उसको ही हम मतलब लेते हैं ऐसा। समझ गया। ओके, थैंक यू सो मच। नाफिज जी, प्लीज आप सर बताइए। हाँ। चेकलिस्ट उसमें सर रिकॉर्ड में सर मैं ऐड करना चाहूंगा, बट ड्यूटी भी उसमें रहता है सर, कौन सा ड्यूटी का बना हुआ है इसका फोल्ड, वो भी रहता है सर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड ड्यूटीज, में सर। ड्यूटीज मतलब? थैंक यू, हाँ सर, ड्यूटी ड्यूटी के लिए मैं भूल गया था सर। मीडियम ड्यूटीज, लाइट ड्यूटीज या हैवी ड्यूटीज, कौन सा ड्यूटी का इसके फोल्ड वहां पर इरेक्शन मतलब रेडी किया हुआ है? ओके। और उसका स्कैफोल्ड एसडब्ल्यूएल, सेफ वर्किंग लोड, क्या वो मेंशन रहता है? यस नाफिज सर, जी। चेकलिस्ट में वो भी रहता है। यस सर, वो चेकलिस्ट भी भी सर रहता है। रहता है। ओके, थैंक और यू। सर, और जो ये इसका फोल्डर जो होता है सर, टीयूबी सर्टिफाइड जो संस्था है वो भी करता है ना सर, टीयूबी अच्छा, से। मतलब जैसे कि कोई रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन हो वो हाँ, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पे। है जो हाँ। वो स्कैफोल्डिंग कोर्स प्रोवाइड करती है इंस्पेक्टर का सर। ओके, समझ गया समझ। थैंक यू डियर। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये देखिए, इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जनरली हमने रेफर कर लिए। अगर आप देखोगे इसमें स्कैफोल्ड एंड लैडर कोड ऑफ सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि पार्ट 2 में लैडर के बारे में दिया गया है। अब लैडर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। लैडर का डेफिनेशन है, एन अप्लायंस और इक्विपमेंट यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ टू साइड रेल, तो उसके दो साइडर रहते हैं, जॉइंट टुगेदर एट रेगुलर इंटरवल विद क्रॉस पीसेस लाइक स्टेप्स, रंग्स, क्लीट्स भी आप कह सकते हो, एंड यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स एट डिफरेंट लेवल। तो ये लैडर का डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। लैडर के क्लासेस या फिर आप टाइप्स भी देख सकते हो, जैसे कि बिल्ट अप लैडर हो गया, ठीक है। उसके बाद पोर्टेबल लैडर ऑफ रिजिड कंस्ट्रक्शन, स्टॉक लैडर, एक्सटेंशन लैडर, सेक्शनल लैडर, स्टेप लैडर, ट्रिस्टल लैडर, एक्सटेंशन ट्रिस्टल लैडर, रोप लैडर, ठीक है। ये सारे उसके टाइप्स है। मटेरियल्स अगेन स्टील का होगा तो ये इंडियन स्टैंडर्ड है, उसमें वुडन का लैडर रहेगा, और इसका एक जनरल रिक्वायरमेंट दिया गया है, ठीक है। सेक्शनल लैडर, स्टेप लैडर, एक्सटेंशन लैडर, ओके। डायमेंशन ऑफ अ वुडन बिल्ट अप लैडर, तो ये उसके डायमेंशन दिए गए हैं।
इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग यूजेस, बिल्ट लैडर किस तरीके से यूज करना चाहिए, रोप लैडर किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्वेश्चन, डू नॉट यूज नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मेटल लैडर के ऊपर ये वार्निंग साइन या क्वेश्चन साइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन किस तरीके से करोगे, ये इसमें होना चाहिए। वुडन लैडर शाल बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस इन अ वीक फॉर डैमेज एंड डिटेरियोरेशन। लैडर लॉन्गर देन 5 मीटर लेंथ रिक्वायर मोर कॉशन इंस्पेक्शन, ठीक है। 5 मीटर से लंबा अगर लैडर रहेगा तो और भी डिटेल इंस्पेक्शन करना है। क्लोज विजुअल इंस्पेक्शन रिकमेंडेड इन प्रेफरेंस टू लोड टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग के साथ क्लोज विजुअल इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, वंस इन अ वीक इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। Metal ladder shall be inspected at least once in a 3 months and all parts checked for wear, corrosion and structural failure. All ladders shall be carefully inspected if incidentally dropped or otherwise damaged in use. लैडर नीचे गिरी, इंस्पेक्शन कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डैमेज हुआ, इंस्पेक्शन कीजिए। रोप लैडर शैल बी टेस्टेड एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, तो रोप लैडर भैया महीने में एक बार हम करेंगे। स्टोरेज एंड मेंटेनेंस किस तरीके से स्टोर करना है, मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, ये सारा चीजें बेसिक बेसिक बहुत ही स्मॉल ये है। नंबर 7 इसमें दिया गया है, 7 पेजेस ही है, सॉरी। इसमें सारा चीजें बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे और भी अच्छे तरीके से आप लैडर का जो चेकलिस्ट है, इंस्पेक्शन है, आप करते हो। जो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दिया गया है एडिशनल भी आप करते हो, आई एम श्योर, ठीक है। ये गाइडलाइन है, लेकिन ये बेंचमार्क है, मतलब ये मिनिमम है। कोई भी स्टैंडर्ड एक्ट मिनिमम रहता है, ये याद रखना। उससे बेहतरीन ही आपको करना है। ऐसे नहीं कि उतना किया बस सफिशिएंट, नहीं, उससे बेहतरीन ही होना चाहिए। और हाँ, मैं आपको वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप दोस्तों पढ़ लीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिए। इसमें सारा इसका समरी है। जो मैंने संकल्प का डॉक्यूमेंट दिया गया ना सेल इंडिया का आपको, तो इसमें 44 पेजेस है, इसका सब समरी है, ये आप पढ़ लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा चीजें इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस, क्या आपको लैडर स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो भी ओवरव्यू था वो उससे मिल गया है, यस और नो? जो भी आपके क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस अगर बाकी हो गए, डॉक्यूमेंट उठाइए, पढ़ लीजिए, उसमें उसमें सारा चीजें दिया गया है, ठीक है। सर क्या हमारे हर एक चीज के, हर एक मॉडिफिकेशंस के आंसर उसमें रहेंगे क्या? ढूंढोगे तो मिलेंगे, ऑफ कोर्स रहेगा। कुछ पॉइंट स्पेसिफिक रहेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको जनरलाइज स्टेटमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा या उससे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बाकी का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। बिफोर दैट एनी क्वेश्चन?